नमस्कार, एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत पुष्पी पादपों में जनन जीव विज्ञान का यह सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोग एक भाग देख चुके हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पुष्पी पादपों में जनन। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पुष्प में कुछ भाग होते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि यह अंडाशय है और यह इसकी कैलिक्स है, यह दल है, यह एंड्रोसियम है और ये सभी जो है पुष्प के आवश्यक और सहायक अंग है। ये जो है सहायक अंग होते हैं एंड्रोसियम और ये गायनोसियम और ये एंड्रोसियम, ये पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं। यानी इनके बिना जनन की प्रक्रिया नहीं हो पा सकती है, इसलिए इन्हें आवश्यक अंग के अंतर्गत रखा जाता है। फ्लावर के पार्ट के देखा जाए, जिसमें पिस्टल में जो है ओवरी आती है, स्टिग्मा होता है और स्टाइल आते हैं। ये तीनों मिलकर पिस्टल का निर्माण करते हैं। यह मुख्यतः सेंटर में होता है, यह देख सकते हैं इन द सेंटर ऑफ द मोस्ट फ्लावर। इसके अलावा यह फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव जनन अंग है। इसकी टिप पे जो है स्टिक एंड कलेक्ट पोलन और इसकी टिप पे यहाँ पे जो है क्या होता है, पोलन इसमें से गिरता है और आके यहाँ पे चिपक जाता है। चिपकने के पश्चात यहाँ पे परागण की क्रिया शुरू होती है। इसके अलावा स्टिग्मा ये लंबा होता है और इस तरीके से जब परागण हो जाता है तो अंदर की तरफ ये आता है और इसमें आके निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। आइए इसके कुछ और पार्ट देखते हैं। इसमें देखिए फ्लावर ये फ्लावर है, इसमें ये लीफ है, ये स्टेम है, तना है, ये पिस्टल है और ये स्टामेन है और ये इसका पेटल या दलपुंज है। इसके अलावा स्टामेन को देखते हैं या पुंकेसर। इसमें ऊपर ये परागकोश होता है जिसमें परागकण का निर्माण होता है। यह इसकी पतली जो है इस तरीके से यह इस पे जो लगा होता है उसे पुतंतु कहते हैं और इस पूरे भाग को हम पुंकेसर कहते हैं। अगला जो स्त्रीकेसर होता है उसे हम देखें। स्त्रीकेसर में ये वर्तिका होता है और इसके ऊपर का यह चौड़ा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। इस फूले हुए भाग को हम अंडाशय कहते हैं और अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और इसी बीजांड में जो है निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आइए हम देखते हैं पुष्पी पादपों में निषेचन किस तरह से होता है। पुष्पी पादपों में जनन। पुष्पी पादपों में जनन को हम देखें तो यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आप लोगों को ये स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा और छोटा कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसी पे सब कुछ समझ जाएंगे कि किस तरीके से सारी प्रक्रियाएं होती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर बताया कि पुष्प है। पुष्प का ये जो है आधा कटा हुआ भाग जो है यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें देखिए ये आपका तना है, इसका पुष्पासन है और ये आपका वायुदल या स्टेपल वायुदलपुंज है और ये दलपुंज है या कोरेला कहा जाता है। इसके अलावा ये जो है इसका ये भाग पुतंतु या फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, ये पुमंग, ये पूरा भाग जो है पुमंग या एंड्रोसियम कहलाता है। इसमें ऊपर की तरफ ये परागकोश होता है और इस परागकोश में परागकण होते हैं और ये परागकण जो है नर युग्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नर युग्मक कहलाते हैं। जबकि इसके अंदर जो होते हैं वह अंडो जो होता है वह मादा युग्मक कहलाता है। इसमें ऊपर की तरफ ये वर्तिका है, स्टिग्मा, इसमें से जब परागकण गिरते हैं तो इस पे आके गिर जाते हैं और यहाँ पे परागकण अंकुरित होकर इसके अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ से बीजांड द्वार से, और इसके अंदर प्रवेश करके इसमें उपस्थित जो केंद्रक होते हैं उससे संयुक्त होकर निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। ठीक है, इसका जो है ये वर्तिकाग्र होता है ये पूरा भाग और ये फूला हुआ भाग जो है इसका कहलाता है जायांग या गैनोसियम या मादा भाग कहलाता है। और ये पूरा जो फूला होता है इसे हम कहते हैं अंडाशय या ओवरी। और अंडाशय के अंदर जो है आपका पाया जाता है
बीजांड या बीज का निर्माण होता है, जिसे ओवल कहते हैं, और यही भाग जो है मादा होता है। इस तरीके से हम देखते हैं इस पुष्प में नर और मादा दोनों भाग उपस्थित हैं, इसलिए इसे द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। इसमें सहायक चक्र में हमने पहले ही बताया, ये दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये जो है मिलकर सहायक चक्र का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये पुष्प के जनन में सिर्फ सहायता करते हैं, क्योंकि यह जो है रंगीन होता है, और ये जो है जब कली रहती है तब पुष्प को जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, भोजन निर्माण का काम करती है। और यह दलपुंज जो है बाहरी कीटों को आकर्षित करता है, जिससे परागण की क्रिया जो है संपन्न होती है। यह फल निषेचन होने के पश्चात दलपुंज और बाह्यदल ये दोनों गिर जाते हैं, लेकिन किसी किसी में रहते हैं, जैसे बैगन में ये देखते हैं, मटर में देखते हैं, ये जो है बाह्यदल रहता है। जबकि आवश्यक चक्र में पुमंग और जायांग, यानी कि ये वाला भाग परागकण और जायांग अंडाशय वाला भाग ये आवश्यक होते हैं। इनके बिना जो है निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। आइए आगे देखते हैं ये पुमंग की संरचना देखें। पुमंग में जो है 2 पालियाँ होती है। इस तरीके से ये पुतंतु है। इस पुतंतु में और इस पूरे भाग को स्टामेन या पुंकेसर कहा जाता है। इस पुतंतु पे ऊपर की तरफ गोल सा भाग होता है, जिसमें 2 पालियाँ होती हैं, और इन 2 पालियों में ही परागकण का निर्माण होता है, और ये 2 पालियों में जो है परागकोश होता है, जिसे एंथर कहते हैं। आइए समझते हैं कि ये किस तरीके से निर्माण होता है। यहाँ पे लिखा है हमने, पुष्प के 4 चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं, बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग या पुंकेसर, जायांग या स्त्रीकेसर। आइए देखते हैं किस तरीके से जो है परागकोश या परागकण का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये परागकोश है। इस परागकोश में इसको काटा गया है, और काट के अभी बताए कि 2 पाली होती है। इस तरह से ये 2 पाली हो गई। इन 2 पालियों में बीच में ये योजक होता है, जो मृदोतक, उत्तक का या पेरेन्काइमा का बना होता है। इसके बाहर की तरफ ये थीका आवरण है, और इसमें 1 2 3 4 जो है कोष्ठक पाए जाते हैं, और इस एक पाली में 2 और एक पाली में 2, और इसी में जो है परागकण का निर्माण होता है। और जो परागकण निर्मित होता है उसे लघु बीजाणुधानी, अर्थात जिसमें परागकण निर्मित होता है उसे लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक कहते हैं। लघु बीजाणु का निर्माण जो है या पराग का निर्माण जो इसी में होता है, लघु बीजाणुजनन इसे कहते हैं। आगे देखते हैं कि यह जो आवरण होता है इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया का, यहाँ पे देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया का ये जो भाग है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये इसमें 3 लेयर होते हैं, जिसमें एंड्रोसियम और मिडिल लेयर और टेपिटम, ये बीच में जो है टेपिटम होता है। इसको आगे देखेंगे, ये टेपिटम, मिडिल लेयर, इनका क्या काम होता है। आइए समझते हैं, और इसमें लघु बीजाणु जनन किस तरीके से निर्मित होता है, ध्यान दीजिएगा। एक बार इसको ध्यान से देख लिया आप तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा। अभी बताया कि ये 3 ऊपर जो है स्तर होते हैं, इन स्तरों में इसको विखंडित करके देखा गया तो बाहर की तरफ बाह्य स्तर, इसके अलावा अंदर की तरफ 1 लेयर से 3 लेयर तक होते हैं, और सबसे अंदर जो है टेपिटम होता है। यह टेपिटम जो है कोलेजन एंजाइम का स्राव करता है। किसका स्राव करता है? कोलेजन एंजाइम का स्राव करता है। और यह किस लिए सहायक होता है? पोरेपोलेन जो है यह पौधों का कठोर भाग होता है। ठीक है, पोरेपोलेन यह पौधे का कठोर भाग होता है, और इसके अंदर जो है एक कोशिका होती है जिसे हम लघु बीजाणु कहते हैं, और यह प्राथमिक जो बीजाणु होता है इसमें विभाजन होता है, और यह द्विगुणित होता है। क्या होता है? ये द्विगुणित होता है, और द्विगुणित होने के कारण इसमें जो है विभाजन होगा, और विभाजन होगा तो
इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। 4 कोशिकाओं का क्या होगा? निर्माण होगा, और यह परागकण कहलाएंगे। और यह परागकण जो है एक आवरण युक्त यानी कैलोजन का जो आवरण होता है इसमें होते हैं, और यह कैलोजन एंजाइम से गल जाता है और परागकण क्या होता है? फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र होने के पश्चात यह वर्तिकाग्र पे गिरता है और अंकुरित होता है। अब इसमें देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे कि प्राथमिक जो बीजाणु में समसूत्रीय विभाजन हो रहा है, इसके कारण से लघु बीजाणु मातृ सेल का निर्माण होता है। लघु बीजाणु ये मातृ सेल है, इसका निर्माण हो रहा है। लघु बीजाणु यहाँ पे रेखाचित्र के माध्यम से बताएं, यहाँ पे शब्दों के माध्यम से। लघु बीजाणु मातृ सेल का यह निर्माण हो गया, जिसमें क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकणों का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। आइए इसे दूसरे रूप में और देखते हैं। जैसे आपको बताएं कि परागकोश है। परागकोश में अधोस्तरीय कोशिका होती है। अधोस्तरीय कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हाइपोडर्मल कहते हैं। इस अधोस्तरीय कोशिका में जो है आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होने के कारण यह प्रपुसु सेल का निर्माण करती है, और प्रपुसु सेल के निर्माण के पश्चात इसमें विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या होती है? विभाजन होता है, और विभाजन होने से प्राथमिक भित्तीय कोशिका और द्वितीयक प्राथमिक बीजाणु जनन सेल का निर्माण होता है। जिसमें प्राथमिक भित्तीय कोशिका में कोशिका का निर्माण ये हो गया। इसमें 3 स्तर होते हैं, जो ऊपर अभी चित्र के माध्यम से बताए, जिसमें बाह्य स्तर का कोई काम नहीं होता है, और दूसरा जो है मध्य स्तर 1 से 3 स्तर ये जल्द ही नष्ट हो जाते हैं और बनते हुए परागकोश को भोजन प्रदान करने का काम करते हैं। साथ में टेपिटम को आप चित्र में देखे हैं, यह अभी विकसित होते हुए परागकण को पोषण प्रदान करता है अंदर की तरफ होता है, और यह विकसित होते परागकण को भोजन प्रदान करता है, और इस तरीके से जो है परागकण का क्या होता है? निर्माण होता है। नीचे कुछ फैक्ट हैं, इसको देख लेते हैं। क्या है? यानी कि जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में परागकण आपस में चिपके रहते हैं तो ऐसी स्थिति को पोलेनिया कहते हैं, और ऐसा कोलोट्रोपिक्स और आर्किडीज में होता है। अगला है परागकण नर युग्मकोद्भिद अवस्था में होता है, क्योंकि ये कोशिका के अंदर होते हैं। अगला फैक्ट है 60% पादपों में परागकण द्विकोशिकीय होते हैं, जबकि 40% पादपों में 3 कोशिकीय होते हैं। लेकिन वर्तिकाग्र पर जब द्विकोशिकीय परागकण पहुंचता है तो उसमें प्रवेश करने से पहले समसूत्री विभाजन करके 3 केंद्रकीय हो जाता है, तभी जो है उसके अंदर जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 केंद्रकीय मैंने बनाने की कोशिश की है। एक यह है N, इसमें विभाजन होगा, और विभाजन से 2 जनन कोशिका नरयुक्त बन जाएगी, और इसको मिला के 1 2 3 ये 3 हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं परागकण का निर्माण हो गया तो इसकी संरचना को देख लिया जाए। परागकण का निर्माण होने के पश्चात इसकी संरचना देखा जाए किस तरह से होती है। लघु बीजाणु जनन या परागकण का निर्माण आपको बताया गया। लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, और इसमें प्रथम क्या होता है? मायोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसके पश्चात द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम सूत्री विभाजन होता है, उसके 2 कोशिकाएं बनती है, उसके पश्चात 2 कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है, और ये जो 4 कोशिकाएं होती है हैप्लॉइड होती है यानी अगुणित होती हैं, और इनसे फिर जो है ये 4 कोशिका माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है, जिसे टेट्रॉड कहा जाता है। अब इसके पश्चात देखते हैं ये यहाँ पे माइक्रोस्पोर या परागकण निर्मित हो गए। ये परागकण की संरचना कैसी होती है देखते हैं कि बीच में एक केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसके बैक्लियोल है, खाद्यरिक्तिका या ट्यूबसेल भी है इसमें, और इसके बाहर की तरफ ये धसे हुए जो आकार हैं जिन्हें जनन छिद्र या जर्मपोर कहा जाता है, जहाँ से यह परागकण अंकुरित होता है जब वर्तिकाग्र पे पहुँचता है तो। और इसका बाह्य चोल जो है
वायुचोल एंजाइम का बना होता है या स्पोरुलिन का बना होता है। वायुचोल एंजाइम कहलाता है, यह स्पोरुलिन का बना होता है और यह स्पोरुलिन जो है जैविक अपघटक नहीं होता है, अर्थात ये सड़ता गलता नहीं है। इसी कारण से जो परागकण होते हैं वो मिट्टी में पड़े रहते हैं और लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, अर्थात नष्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर का जो आवरण होता है उसे अंतःचोल कहते हैं या इंटाइन कहलाता है। यह ग्लूकोज और पैक्टिन का बना होता है, इसलिए इसे पेक्टोसेलुलोज कहा जाता है। इसमें जो है यह अगला इसमें विस्तार होता है। विस्तार होने के साथ इसमें परागकोश से निकलने से पूर्व केंद्रक विभाजन होता है, यानी कि ये परागकोश से जब परागकण निकलता है वर्तिकाग्र पे गिरता है तो उसमें सबसे पहले विभाजन होता है। विभाजन होने के पश्चात उसमें वर्धि केंद्रक या कायिक केंद्रक का निर्माण होता है और दूसरा जनन केंद्रक या जर्मिनेटिव न्यूक्लियस का निर्माण होता है। और फिर इसके पश्चात इसमें केंद्रक विभाजन के बाद परागकण परागकोश से बाहर निकलता है। अब परागकोश से बाहर निकलेगा तो वर्तिकाग्र पर परागकण के पहुंचने के बाद जनन केंद्रक का विभाजन पुनः हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ये क्या है, वर्धि केंद्रक है और यहाँ पे ये जनन जो केंद्रक है इसका दो भागों में विभाजन हो जाता है और ये विभाजन होता है फिर इसमें समसूत्री विभाजन और यहाँ पे एक और ये दो, ये तीन कोशिकाएं बन गई और ये मेल गेमेट्स दोनों हुए और यहाँ पे तीन कोशिकाएं और ये क्या है, वर्धि केंद्रक है। यहाँ पे इस तरीके से ये तीन कोशिकाएं बन गई और तीन कोशिकाएं किसकी बनी, हमारे परागकण की बनी और यह पराग कोश से बाहर निकलने के पश्चात तीन कोशिका वाला बन जाता है। अब आइए देखते हैं जायांग या मादा भाग, जिसे गाइनोसियम कहते हैं। जायांग या मादा भाग जो है समझिएगा कि भ्रूणपोष 7 कोशिकाओं और 8 केंद्र की अवस्था वाला होता है। इसको समझिएगा, यहाँ पे 3 कोशिकाएं हैं, यहाँ पे तीन कोशिकाएं हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे एक कोशिका का निर्माण हो रहा है 2 केंद्रकों के मिलने के कारण। ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ पे वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र यह है या स्टिग्मा कहा जाता है और इस फूले हुए पूरे भाग को हम अंडाशय कहते हैं और यह इसका डिसेक्शन किया हुआ भाग है पुष्प का, जिसमें ऊपर की तरफ निभाग होता है या कोलेजा कहते हैं और इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं ऊपर की तरफ, प्रतिमुख कोशिकाएं या जिसे एंटीपोडल सेल कहते हैं और बीच में जो है यह द्वितीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियस कहलाता है, जो 2 केंद्रकों से मिलकर बना होता है और जिसमें ये केंद्रक उपस्थित होते हैं उसे भ्रूणपोष कहते हैं और इसके ढका हुआ जो भाग होता है बीजांडकाय कहलाता है। और यहाँ पे जो है ये बीजांडद्वार कहलाता है। इस बीजांडद्वार पे 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से 2 ये किनारे वाली कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती है और बीच वाली एक कोशिका अंड कोशिका या एग या मादा युग्मक कहलाता है। और इसमें ये दूसरी तरफ हम देखते हैं ये बीजांड जो मृदोतक सेल से निर्मित होता है और ये मादा युग्मक जो है इसी के में वह जो ऊपर आप देखे हैं यहाँ पे यह मेल गेमेट इस पे गिरेगा। इस पे गिरने के पश्चात यहाँ से अंकुरित होकर इसमें प्रवेश करेगा और यहाँ पे एक अंड कोशिका से संयुक्त हो जाएगा। अंड कोशिका से यहाँ पे गिरेगा और अंड कोशिका से यहाँ पे गिरने के पश्चात अंड कोशिका से संयुक्त हो जाएगा और एक इससे संयुक्त हो जाएगा और इस तरीके से निषेचन की प्रक्रिया होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक यहाँ पे इसमें निषेचन हो रहा है अंड कोशिका से और दूसरा जो है इस बाइपोलर केंद्रक से इससे और एक जो है इससे 2 से निषेचन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द्वि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या होती है? द्वि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब आइए देखते हैं गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरेंजिया या मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। मादा युग्मक का निर्माण कैसे, आपने ऊपर देखा किस तरीके से मेल युग्मक का निर्माण या परागकण का निर्माण हो रहा है
अब यहाँ पे मादा युग्मक का निर्माण किस तरह से हुआ। यह पूरा पुष्प है जो उसका भाग काटा गया है। ध्यान से देखेंगे, इसमें भी वही कंडीशन है, किस तरीके से निर्मित होते हैं। देखिए यहाँ पे ये बीजांडकाय है और ये अधोस्तरी कोशिका है और इसमें एक ये जो है भित्ति कोशिका है। इस अधोस्तरी कोशिका या हाइपोडर्मल सेल में क्या होता है, विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण से बीजाणुजनन कोशिका का निर्माण होता है और भित्ति कोशिका का निर्माण होता है। भित्ति कोशिका में इसमें कोई भी परिवर्तन या विभाजन की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण से यह कोई भी विकास नहीं कर पाती है। जबकि अधोस्तरी कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया या विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके कारण से इसमें परिवर्तन होगा और यह गुरु बीजाणु या मातृ कोशिका के रूप में कार्य करेगा। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसके कारण इसके पार्श्व गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है। ठीक है, आइए इसको दूसरे रूप में, चित्रात्मक रूप में समझाते हैं। यहाँ शाब्दिक रूप में समझ लिए, इसी को अब चित्रात्मक रूप में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बीजाणु जनन कोशिका है या स्पोरेंजियल सेल है और यह भित्ति कोशिका, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका आगे कोई काम नहीं होगा। अब इसमें वृद्धि विकास होगा, यह वृद्धि विकास करके ये गुरु बीजाणु के रूप में कार्य करता है। गुरु बीजाणु के रूप में कार्य करेगा, फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यह अगुणित होती है, यानी कि इसको n लिखते हैं। अगुणित को सिर्फ n लिखेंगे, गुणित को 2n लिखते हैं। ठीक है, तो यह n की अवस्था में होगी, अगुणित अवस्था में होती है और इसमें गुणसूत्र आधे होते हैं। n का मतलब गुणसूत्र क्या होंगे, आधे होंगे और इसमें डबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण अर्धसूत्री में जानते हैं एक कोशिका से 4 कोशिका के निर्माण होते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, 4 कोशिका का निर्माण होगा, जबकि समसूत्री विभाजन 2 कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है इसमें, और इसमें से 4 कोशिका का निर्माण हो जा रहा है, जिसमें से ये 3 कोशिकाएँ क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं और पुनः जो है एक कोशिका जो है क्रियाशील रहती है और यही क्रियाशील कोशिका जो है गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। इस कोशिका में क्या होता है, पुनः समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने के कारण 2 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। यहाँ पे देख रहे हैं गुरु बीजाणु का निर्माण। इसमें से एक जो है निभाग की ओर, यानी निभाग का ये भाग है, ये ऊपर वाला निभाग है, और दूसरा जो है बीजांड द्वार की ओर चला जाता है, ये बीजांड द्वार है, इधर चला आता है। इन 2 कोशिकाएँ हो गए। इसके अलावा इसमें पुनः जो है इनमें क्या होगा, दोनों में समसूत्री विभाजन होगा। दोनों में समसूत्री विभाजन होने के कारण ये 4 कोशिकाएँ बन गई। क्या हो गई, 4 कोशिकाएँ बन गई। इन 4 कोशिकाओं में फिर क्या होगा, फिर समसूत्री विभाजन होगा। ध्यान दीजिए, समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन होने के कारण यह 2 4 से 8 कोशिका बन जाएगी। क्या बनेगी, 4 से 8 कोशिका बन जाएगी और इसमें 8 ये कोशिकाएँ हो गई, जिसमें से बीच वाली एक इसकी एक और इसकी, ये 2 कोशिकाएँ जो है मिलकर क्या बनाएंगी, द्वितीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। और ये पोलर न्यूक्लियस का निर्माण करती हैं, तो इसमें ऊपर बताए हैं कि एक परागकण वर्तिकाग्र पे गिर के आएगा, अंकुरित होकर इस द्वितीय केंद्रक से मिल जाएगा। ठीक है, ये द्वितीय केंद्र से मिल जाएगा ये परागकण, और ये मिलके क्या बनाएगा, 3 कोशिकी वाला एक सेल का निर्माण करेगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN 3N ट्राइडपोल या प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का ये निर्माण करता है। दूसरी तरफ ये 3 कोशिकाएँ जो क्या होंगी, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रतिमुख कोशिकाएँ, और ये देख रहे हैं आप द्वितीयक केंद्रक का निर्माण ये हो जा रहा है यहाँ पे, ये वाला भाग। और इसके अलावा फिर इधर की ये 3 कोशिकाएँ, 1 2 3, ये 3 कोशिकाएँ क्या होती हैं, सहायक कोशिका। ये 3 कोशिकाएँ इधर होती हैं, जिसमें से एक ये दोनों तरफ की ये सहायक कोशिका होती हैं। किसकी सहायता करती है, एक सेल की। बीच वाला ये जो होगा ये एक सेल कहलाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक सेल है, और इसमें ये इधर एक इधर,
ये 2 हो गया। और यहाँ पे एक देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ, ये परागकोश से जो परागकण है उसमें विभाजन होने के पश्चात आता है, तो एक जो है यहाँ पे जुड़ जाता है, एक और एक केंद्रक जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक यहाँ पे निषेचन होगा और एक यहाँ पे निषेचन होगा, इसमें और एक इसमें होगा। इन दोनों में निषेचन हो के ये क्या कहते हैं, पूरी प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो समझ में आया होगा कि ये निषेचन करके ये ट्राइपोडल सेल का निर्माण करते हैं। आइए इसको चित्रात्मक रूप में एक बार फिर दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगुणित मेगास्पोर एन होता है, जो यह अंडाशय का आंतरिक भाग, कटा हुआ भाग है, जिसमें 4 कोशिकाएँ होंगी। 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएँ जो है ये उपयोगी नहीं होगी, कोई विकास नहीं करेगा, जबकि एक कोशिका जो है ये विकास करेगी। और इसमें भित्ति कोशिका होती है, ठीक है, यही विकास करके जो है 1 से ये 4 बनाती है। पुनः जो है इसमें क्या होगा, फिर आगे यह इस रूप में 1 से 2 कोशिका बन गई। अब 2 कोशिका बनने के पश्चात यहाँ से फिर इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, ये आपकी 4 कोशिका बन गई। फिर इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन के कारण ये कितनी बन गई, 8 कोशिका। इसको इधर ये बताए हैं, ये 8 कोशिका बन गई। 8 कोशिका बनने के पश्चात ये आप देख रहे हैं कि 3 कोशिकाएँ, इसमें से 3 कोशिकाएँ यहाँ पे आ जाएंगी, 3 कोशिकाएँ यहाँ पे आ जाएंगी और 2 कोशिकाएँ यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें 2 एक्स्ट्रा कोशिकाएँ हैं। 2 एक्स्ट्रा कोशिकाएँ क्यों हैं कि यहाँ पे एक यह कोशिका है, पराग कोश के युग्मक संलयन के कारण यह हो रहा है। ऊपर आपको दिखाए हैं कि यहाँ पे ये परागकोश के ये 2 बन रहे हैं, परागकोश के ये 2 केंद्रक। यह 2 केंद्रक वर्तिकाग्र पे गिरने के पश्चात, वर्तिकाग्र पे क्या होते हैं, गिरते हैं, और गिरने के पश्चात क्या होते हैं, इस पे आते हैं, यानी इस वर्तिकाग्र पे ये गिरते हैं। वर्तिकाग्र पे गिरने के पश्चात ये इसमें जर्मिनेट होकर अंदर की तरफ आते हैं, और आने के पश्चात यह जो है इसे संयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। वही जो है यहाँ पे संयुक्त हो रहे हैं, यहाँ पे संयुक्त हो रहे हैं, ये एक यहाँ पे संयुक्त हो जाता है, एक यहाँ पे संयुक्त हुआ। तो यहाँ पे ये द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करता है और ये एक सेल से संयुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से एक यहाँ पे निषेचन होता है, एक यहाँ पे निषेचन होता है, और यह निषेचित होकर क्या करते हैं, 2 निषेचन की या द्विनिषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 कोशिका, ये 3 कोशिका, ये और यहाँ पे 1 कोशिका, कितनी हो गई, 7 कोशिकाएँ हो गई। और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो एक सेल होता है, यह परागकण का दूसरा युग्मक संलयित हो जाता है। संलयित होने के पश्चात यह परागकण का दूसरा संलयित हो जाता है। यह भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जो 2n या डिप्लॉयड हो जाता है, और आगे चल के जो है यह विकास करता है। इस तरीके से ये पूरा निषेचन की प्रक्रिया, और किस तरीके से परागकण और किस तरीके से अंड में 3-7 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, उसको समझ पाए होंगे। आइए एक बार फिर समझा देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये परागकोश है, परागकण है, परागकण। यहाँ पे जो है परागकण जब परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने के पश्चात यह किसी माध्यम से यहाँ पे पहुँचता है वर्तिकाग्र पे, और वर्तिकाग्र पे अंकुरित होता है। तो यहाँ पे ये एक परागकण 2 परागकणों में विभाजित हो जाता है, 2 इसके केंद्रक बन जाते हैं, और ये आता है इस यहाँ पे नलिका एक बन जाती है। इस नलिका के माध्यम से ये अंड द्वार से इसमें प्रवेश करता है, अंड द्वार से प्रवेश करता है। तो यहाँ पे बताए हैं कि 3 इधर जो है एंटीपोडल सेल होती है, और यहाँ पे द्विध्रुवीय केंद्रक होता है, और यहाँ पे आपको बताया 2 सहायक कोशिका और एक जो है मादा कोशिका होती है। इसमें से एक जो है मादा कोशिका से संयुक्त हो जाता है, और एक जो है यहाँ पे द्विध्रुवीय कोशिका से संयुक्त हो जाता है, और इस तरीके से द्विनिषेचन की क्रिया होती है। क्या होती है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है,
ठीक है। तो इस तरीके से पूरा निषेचन होने के पश्चात फल और बीज का निर्माण जो है संपन्न होता है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं वन लाइनर फैक्ट पादपों में प्रजनन से संबंधित, जिसमें पहला है पत्तियां सल्क व सत्यपत्र 2 प्रकार की होती हैं। अगला है गुरु बीजाणुधानी धारण करने वाली पत्तियां गुरु बीजाणु पर्ण कहलाती हैं। अगला है बीजाणु पर्ण का परिपक्वन तला अभिसारी होता है। अगला फैक्ट है बीजाणु धानी की दीवार का सबसे भीतरी स्तर टिप्टम बताएं आपको चित्र में सबसे अंदर होता है। अगला है पादप जगत में साइकस के बीजांड सबसे बड़े होते हैं। अगला है जिम्नोस्पर्म क्लास के पौधे में सल्क व सत्यपत्र 2 प्रकार की पत्तियां होती हैं। अगला है इसमें एंजियोस्पर्म का पौधा स्पोरोफाइट प्रकार का होता है। अगला तथ्य है एंजियोस्पर्म के पुष्प पुष्पाक्ष अक्ष पर स्थित होते हैं। अगला फैक्ट है एक प्रारूपी पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं। पुष्प के नर जननांग पुंमंग कहलाते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में पुंतेतु, पराकोष, योजी भाग होते हैं। ये आपको पूरा चित्र में स्पष्ट तरीके से बताए हैं। योजी बीच में होता है, पराकोष अलग अलग इस तरीके से और पुतंतु इस तरीके से, और इस पे पराकोष लगा होता है। ठीक है। अगला है पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग पराकोष कहलाता है, क्योंकि इसी में परागकण का निर्माण होता है। अगला है आधार का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला है अंडाशय में बनी रचनाएं बीजांड कहलाती हैं। अगला है मादा गैमेटोफाइट बीजांड के अंदर भ्रूणकोष रूप में विकसित होता है। अगला है परागकोश में बने परागकणों की स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अगला है उपलब्ध माध्यम के आधार पर परागण वायु, जल, कीट, जंतु 4 प्रकार का होता है। इस तरीके से उम्मीद है कि आपको पुष्पीय पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वह समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो यहीं पे आज समाप्त होता है, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।